लखनऊ में सीएम योगी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि यह फिल्म गोधरा कांड पर बनी है। फिल्म में सच दिखाया गया है। गोधरा में कार सेवकों की हत्या हुई थी। बता दें कि सीएम योगी के फैसले पर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री भी किया गया है। साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे कार सेवकों, जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। अमरोहा के सिनेमा घर में नई फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट का जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि यह फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है, जिसमें अभिनेता विक्रांत मैसी फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीडीओ, अपर जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने सिनेमा हॉल में बैठकर यह फिल्म देखी है। एक फिल्म का प्रदर्शन, एक व्यूइंग जो है रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि गण को आमंत्रित किया गया था और वही स्क्रीनिंग अभी चल रही है। एक फिल्म का प्रदर्शन, एक व्यूइंग जो है रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि गण को आमंत्रित किया गया था और वही स्क्रीनिंग अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज जन्मदिन है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बरेली पहुंचे। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही उपचुनाव में बीजेपी पर जमकर गुंडाई करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में एसएसपी ने भाजपा को वोट डलवाया और जिला अधिकारी ने भी निष्पक्षता नहीं रखी। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएगी। उन्होंने दावा किया है कि इन सब के बावजूद भी उपचुनाव में 5 में से 6 सीटें उनके खाते में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, की वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। सीतापुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर जिला कारागार पहुंचे और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से उन्होंने मुलाकात भी की।
जिला कारागार में करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि कई बार आजम खान से मुलाकात करने का प्रयास किया है, लेकिन बीमार होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव से पहले मुलाकात हो जाती तो उपचुनाव का परिणाम कुछ और ही होता। कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं। हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। आईआईटी कानपुर ने सॉइल न्यूट्रिएंट सेंसिंग डिवाइस एंड मेथड देयर ऑफ नाम की एक सफल तकनीक लॉन्च की है, जिसे आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जयंत चौधरी सिंह और उनकी टीम ने बनाया है। बता दें कि ये तकनीक का मुख्य उद्देश्य अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और उन्नत सुविधाओं के साथ ही मिट्टी परीक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाना है। सिस्टम में काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोप। इस जगह पर आज हमने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया है स्कैनएक्स भू परीक्षक के लिए। भू परीक्षक एक मिट्टी के जांच की क्रांतिकारी मशीन है जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा अथक प्रयासों से डॉक्टर जयंत सिंह और उनकी टीम के डेवलप किया गया है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये मिट्टी की जांच को मात्र 90 सेकंड के अंदर करके देती है और इसमें हर एक जांच का जो खर्चा है वो दुनिया में सबसे कम खर्चा अगर किसी मशीन के द्वारा आता है तो वो भू परीक्षक का खर्चा आता है। हमें आज बहुत खुशी है कि इस तकनीक के द्वारा हम अपने देश के कोने कोने में आने वाले समय में इस मशीन को लेकर जाएंगे। इसके द्वारा हम रूरल एंटरप्रेन्योर की एक श्रृंखला खड़ी करेंगे जो किसानों के बेटा और बेटी होंगे। वो तकनीक का इस्तेमाल करके गांव-गांव में मिट्टी की जांच की सर्विस के द्वारा किसानों को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से मिट्टी की जांच प्रदान करेंगे। न केवल जांच प्रदान करेंगे बल्कि उनको ये भी बताएंगे कि उनकी फसल और उनके वातावरण के मुताबिक उनको किस प्रकार के खाद को कितनी मात्रा में कब कब डालने की आवश्यकता है। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में राशन घटतोली की सूचना पर सप्लाई दफ्तर के अधिकारी जांच करने पहुंचे हैं। इस दौरान कोटेदार मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रधानों की मदद से ताला तोड़कर दुकान की जांच की भी कराई गई है, जहां 4 घंटों की मशक्कत के बाद दरवाजे का ताला तोड़कर जांच पड़ताल की गई। सप्लाई अधिकारियों का कहना है कि कोटेदार समेत उसके परिवार पर भी कार्रवाई होगी। जालौन की जिला सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोपी की 20 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर रेप किया था। वहीं मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला है। एक लड़का संजू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो अपने गांव कैथा मध्य प्रदेश ले गया और उसको 4 महीने रखकर अपने साथ बलात्कार किया उसका जबरन। पुलिस ने दोनों लोगों की गिरफ्तारी की 4 महीने बाद और पीड़िता को उसके माँ बाप को सौंपा। मुलजिम को जेल पहुंचाया। आज तमाम 6 गवाह पेश हुए थे इस मुकदमे में। तमाम बहस के उपरांत न्यायालय ने माननीय मोहम्मद कमर साहब ने 20 साल की सज़ा और 40,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है उसको। किस वर्ष की ये घटना थी? वर्ष 2017 की। लगभग कितने साल ये केस चला है? लगभग केस चला 7 साल के लिए। महोबा जिले में एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2.25 लाख रुपए की नकदी और
10 लाख रुपए के जेवर समेत 6 कारतूस और 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आज महोबा में खरेला और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 4 शातिर बदमाशों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनसे जनपद में हुई 5 चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ। उक्त सभी घटनाओं में ये अभियुक्त सम्मिलित थे। इनके पास से 2.25 लाख रुपए नगद, 125 ग्राम पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है पाई गई। इसके अतिरिक्त इनके पास 2 अवैध तमंचे, 6 कारतूस और चोरी के लिए जो एक औजार यूज करते थे कटर, वो पाया गया है। सभी अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उक्त घटनाओं का अनावरण किया गया है और इससे इनकी गिरफ्तारी से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। जालौन के कोटरा में एक युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि शराब पार्टी के दौरान युवक के दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। नशे में युवक के सिर पर डंडा मारकर हत्या की गई है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 26 वर्षीय युवक की लाश, जिसकी शिनाख्त गौरव तिवारी निवासी ग्राम गडेरना थाना रेडर के रूप में हुई, जिसके सिर पर भारी चीज से वार कर उसे मारा गया था। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ श्री राम सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक माधोगढ़ और एसओजी प्रभारी जालौन की 2 टीमें बनाई गई। धरातलीय साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि घटना के समय उसी गांव का, मृतक के गांव का ही निवासी गौतम द्विवेदी आसपास देखा गया था। शामली के पंजिट आश्रम सहित कई स्थानों पर चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन भड़क गया है। यूनियन के ग्रामीणों के साथ ही कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया है। इसके चलते पुलिस विभाग में हड़कंप भी मच गया है। आश्रम संचालक के बेटे और भाकियू नेता पुष्कर सैनी के कहा है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं निरंतर लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। एक लड़का संजू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो अपने गांव कैथा मध्य प्रदेश ले गया और उसको 4 महीने रखकर अपने साथ बलात्कार किया उसका जबरन। पुलिस ने दोनों लोगों की गिरफ्तारी की 4 महीने बाद और पीड़िता को उसके माँ बाप को सौंपा, मुलजिम को जेल पहुंचाया। आज तमाम 6 गवाह पेश हुए थे इस मुकदमे में। तमाम बहस के उपरांत न्यायालय ने माननीय मोहम्मद कमर साहब ने 20 साल की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया। धरने पर बैठना मजबूरी बन गई आज। मतलब 10 दिन घटना को हो गए, एक बार नहीं 2 बार घटना हुई। दोनों ही बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद भी आश्वासन नहीं मिलता रहा कि भाई खोल देंगे, आज खोल देंगे, कल खोल देंगे, लेकिन आज 11वां दिन हो गया। फिर मजबूरी में अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर खाटियान जी, आशीष जी, प्रधान जी सब यहाँ इकट्ठा हुए। इसीलिए इकट्ठा हुए भाई हमारी चोरी का खुलासा जल्द जल्द हो सके और आगे जनता को सुरक्षा दी जा, क्योंकि दिन भर जनता काम करे, रात भर पहरा दे, दोनों मार पड़ गई। माल भी गया, पहरा देना पड़ गया, जागना पड़ गया, खेत काम छूट गए अपने। तो हमारा तो यही निवेदन आपके द्वारा है, ये केस खुल ले जा, जनता को सुरक्षा दी जा। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलिया में नलकूप विभाग द्वितीय के अधिशासी अभियंता और उनके करीबी प्रशासनिक अधिकारियों पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसको लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने भी देने को वो मजबूर हो गए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच 11 महीनों से चल रही है। वहीं कर्मचारियों ने इन दोनों अधिकारियों पर जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है।
कर्मचारियों ने मांग की है कि अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। एक लड़का संजू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो अपने गांव कैथा मध्य प्रदेश ले गया और उसको 4 महीने रखकर अपने साथ बलात्कार किया उसका जबरन। पुलिस ने दोनों लोगों की गिरफ्तारी की। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से, संगठन के पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता महोदय को अवगत कराया था कि खंड में जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण, मनमानी धन उगाही आदि के संबंध में जांच समिति अधीक्षण अभियंता महोदय नलकूप मंडल द्वारा विगत 11 महीने पूर्व गठित की गई थी, जिसमें अधिशासी अभियंता नलकूप खंड मऊ को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और सहायक अभियंता प्रथम नलकूप खंड द्वितीय को उसमें सदस्य बनाया गया था। इसमें संजीव कुमार के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि जो जितने भी पटल उनको आवंटित हैं, मेरे द्वारा एक भी पटल इनको आवंटित नहीं किया गया है। पूर्व में ही सारे पटल आवंटित हैं, पूर्व से ही आवंटित है। अगर इनको कोई परेशानी थी तो पूर्व में ही आपत्ति लगवा करके हटवा देना चाहिए था, लेकिन हमारे समय में ये लोग अननेसेसरी का लोग झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। मामला कुछ दूसरा है। एक्चुअल में ये लोग एक दिन हमारे कमरे में ज़बरदस्ती घुस करके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था इन लोगों ने, जिसके आधार पर इन लोगों के विरुद्ध हमने जो है अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित किया। जालौन के उरई शहर में लगी गर्म कपड़ों की प्रदर्शनी में सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि प्रदर्शनी में अग्निशमन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। सिलेंडर खाली हालत में टंगे हुए मिले हैं, जो आग लगने की स्थिति में बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। बच्चों और ग्राहकों के लिए पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिस तरह लगातार आगजनी की घटनाएं रोज सुनने को और देखने को मिल रही हैं, पहले गोरखपुर में, उसके बाद झांसी में और फिर उसके बाद जालौन में, ये उरई में एक बेसमेंट में आग लगी थी। बताया जाता है कि यहाँ सभी जगह पे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। उरई में भी बुलेन मार्केट लगा हुआ है, गर्म कपड़ों का बाजार, जहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए कोई इंतजामात नहीं है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस समय ग्राहकों से भरा हुआ है, जबकि सुबह का टाइम है और ये मार्केट में किसी भी तरह की सुरक्षा कोई इंतजामात नहीं है। जो हाई सेफ्टी सिलेंडर लगे हुए हैं वो खाली हैं और एक्सपायरी हैं। उसके बाद ना ही बाल्टियां दिखाई दे रही हैं बालू की रखी हुई, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजामात हैं। जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी वालों से, अग्निशमन से इन्हें किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन एनओसी नहीं मिली है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। कानपुर साइबर सेल में दर्ज एक मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी प्राइवेट बैंक कर्मी हैं और लोगों की बंद बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल का लालच देकर ठगी का काम करते थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1,06,000 रुपये के साथ ही 12 फर्जी मोहरे और बीमा लोकपाल परिषद के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जनपद कानपुर की साइबर क्राइम टीम ने एसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य किया है। 15 दिन पूर्व एक वादी ने आकर के साइबर थाने पर 41 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनकी बीमा पॉलिसी लैप्स कर गई थी क्योंकि वो पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके पास अभियुक्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के यहाँ से फ़ोन कर रहा है और ऐसा उसको इनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई है और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट के थ्रू इनका केस को निकाला और इसमें अगर ये इतना पैसा दे देंगे तो वापस से अपना जो इनका पेमेंट ड्यू है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपने झांसे में लिया और धीरे धीरे करके इनसे 41 लाख रुपए अपने अकाउंटों में डलवा लिए।
जब इनको समझ में आया कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है, तब ये जनपद कानपुर के साइबर थाने पर आए और तत्काल इनका अभियोग पंजीकृत किया गया। कानपुर में दिव्यांगजन को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने की मांग लंबे समय से हो रही है। दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों ने इको गार्डन में बैठक कर 25 नवंबर को फिर प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए 6 कमेटियां बना दी गई हैं, जिसमें पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पदाधिकारियों को लखनऊ पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने का भी अनुरोध किया गया है। इससे पहले 12 नवंबर को जिला प्रशासन से वार्ता भी हुई थी, जिसमें सीएम योगी से वार्ता कराने की भी मांग की गई थी। बना आज तक उत्तर प्रदेश का पूरे देश में नहीं लागू हो पाए शासन। दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश के समस्त दिव्यांग संगठनों, दिव्यांगजनों को लेकर के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग को लेकर के 11 महीने से इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन कर रहे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों को नौकरी दिलाने के लिए, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को नौकरी दिलाने के लिए और भी तमाम हमारी मांगे हैं, उनको लेकर के रिजर्वेशन कोटा दिव्यांगों का पूरा करने के लिए 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय विधानसभा के सामने हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में एक मंदिर के सेवादार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मंदिर के पास सेवादार का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि देर रात को मंदिर परिसर में रहने वाले कुछ बाबाओं से सेवादार का झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र कुछ 65-70 वर्ष की दिख रही है, उसके सर पे वार करके किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचती है, थाना मंडी की पुलिस, और फील्ड यूनिट भी वहां पे पहुंची है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहां पर निरीक्षण किया गया है और जो आसपास की वस्तु स्थिति देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो घटना हुई है वो रात में कभी हुई है और ये जो मृतक हैं उनकी जो शिनाख्त है वो बहादुर नाम है इनका और ये रहने वाले देहरादून के हैं। पिछले 30 या 35 वर्ष से ये यहीं आके रह गए। उनके भांजे हैं मृतक के, उनसे संपर्क हुआ है, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी जा रही है, जिसमें 22 सुबह उसी आश्रम में रहने वाला, बाबा लालदास आश्रम में रहने वाला एक बाबा है भगत, जिन पे शक जाहिर किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।